क्लाइमेटिक फैक्टर को हम काफ़ी अच्छी तरह से डिस्कस कर चुके हैं। उसमें जो 5 बेसिक पिलर थे, जो फैक्टर थे, विंड थी, लाइट थी, रेडिएशन था, ह्यूमिडिटी, माइक्रो थे, उन्हें देख चुके थे। इसके बाद जो मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो अब केवल इसकी जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर के, उनका डिस्कशन करना बच जाता है। इसके बाद फिर अपन नेक्स्ट एडाफिक फैक्टर को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जैसे कि पहला है कि विंड पॉलिनेटेड प्लांट क्या होते हैं। तो मैं पहले भी ये इस टाइप के क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये जैसे कि एमपी में भी पूछा गया था, तमिलनाडु में भी आया और भी आया, आईसीआर में भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर उसे शामिल करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि क्वेश्चन एक छोटे से टॉपिक के भी इतने ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं कि सबको यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। हाँ, ये बात है कि काम चल रहा है बैकग्राउंड में, तो देयर इज पॉसिबल कि आपको चैप्टर वाइज ये पीपीटी इस टाइप के क्वेश्चन को अरेंज करके एक साथ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यहाँ आता है विंड पॉलिनेटेड प्लांट। तो विंड पॉलिनेटेड पॉलिनेशन को क्या बोलेंगे अपन? एनीमो। मैंने पहले भी बोला था कि एनीमो जो टर्म यूज किया जाता है, वो किसके लिए यूज किया जाता है? विंड के लिए। एनिमो को एनिमल से लिंक कभी नहीं करने का, गलती नहीं करने का, नहीं तो वो बहुत दिमाग खराब होता है और लॉस एक एक क्वेश्चन का लास्ट में नुकसान होता है। इसके साथ यहाँ पर एनिमोफिलस मीन्स ये पॉलिनेशन की बात कर रहा है, पॉलन ग्रेन की बात कर रहा है, तो ये फिलस हो गया। अगर सीड होता है तो क्या होता है अपना? एनिमो चोरी। यहाँ पर ये हेट्रोट्रॉपिक क्या है, ऑटोट्रॉपिक आप पढ़ोगे, ये न्यूट्रिशन का है। इसका पॉलिनेशन से कोई लेना देना नहीं होता है। एक होता है जो न्यूट्रिशन है, जो प्लांट अपना जो फूड सिंथेसिस है वो खुद कर लेते हैं, उन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफिक। और जो दूसरे से ड्राइव करते हैं, जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम वीट को कंज्यूम करते हैं, जो फूड प्लांट्स उन्हें कंज्यूम करते हैं, तो हम हेट्रोट्रॉफिक हैं। ठीक है, कैल्सीफ्यूज है ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक रहा और ये हेट्रोट्रॉफिक, तो इनका तो सेंस ही अलग है। ये कैल्सीफ्यूज और कैल्सीफाइल जो टर्म होते हैं, इनका अलग सेंस सॉइल साइंस में पढ़ लेंगे इन्हें, उसका यहाँ से कोई लेना देना है नहीं। सेकंड क्वेश्चन है, इन मोस्ट कॉनिफर्स द सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय द एजेंसी। जब हम सीड टेक्नोलॉजी पढ़ेंगे या सीड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, तो सीड डिस्पर्सल कौन सी एजेंसी किससे कैसे करती है, उसे वहां पर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं आपको कॉनिफर्स के बारे में बता चुका था कि जो हिल्स हैं, हिल्स में मैंने आपको बताया था कि हिल्स के रीजन पे जो कॉनिफर्स खड़े होते हैं, प्लांट लगे होते हैं, तो वहाँ पर मेल फ्लावर यूजुअली इनमें नीचे की साइड होते हैं, फीमेल फ्लावर अपर साइड में होता है। तो पोलन ग्रेन है, जो विंड नीचे से ऊपर को पहाड़ियों पे चढ़ रही होती है डे टाइम में, तो ये जो विंड है वो उसको पॉलिनेट करती है। तो इसलिए यहाँ पर आप पॉलिनेशन भी करेगी और सीड को भी इसी टाइप से लेके जाएगी। तो कॉनिफर्स में अगर बात की जाए, तो सीड डिस्पर्सल कौन करेगा? विंड मैन एजेंसी है। अगर वाटर की बात की जाए, तो वाटर उनमें प्लांट में रिस्पॉन्सिबल होगा जो कोस्टल एरिया के किनारे हैं। कहाँ पर होंगे? कोस्टल या कहीं भी वाटर के पास में होंगे। जैसे कि जो वाटर वाले प्लांट होते हैं, अर्जुन है, टर्मिनली अर्जुना है, वो भी क्योंकि वाटर के पास लगा होता है, तो वाटर भी हेल्प कर देता है। बेसिकली जो टर्मिनली अर्जुना है, वो भी विंड से ही होता है। तो जिनसे विंड से होंगे, उनके सीड होते हैं विंग्ड। विंग्ड से थोड़ा और बता देता हूँ, इस पर डिस्कस कर लेते हैं। साल है, क्या है? साल। आपने साल सुना होगा, इसका नाम क्या है? ये इसकी फैमिली है डायप्टेरो कार्पेसी, डायप्टेरो कार्पेसी, कार्पेसी। ये डाई पटेरो, ये डाई पटेरो मतलब क्या होता है? डाई का मतलब हुआ दो, और पटेरो का मतलब होता है विंग। ठीक है, क्या हुआ इसका मतलब? विंग्स। तो इसका मतलब क्या हुआ था कि साल का जो सीड होता है, वो यूजुअली इस टाइप से होता है कि ये जैसे सीड हो गया, उसके पास एक विंग ये हो गया, दूसरा विंग ये हो गया। तो ये डायप्टेरोकार्पेसी वो फैमिली है जिसके प्लांट के जो सीड होते हैं, उनके पास दो विंग्स होते हैं। तो ये सबके सब विंड पॉलिनेटेड हो गए। कोस्टल एरिया में कौन सा अपना आता है? इसमें अगर विंड वाटर का देख लिया जाए, तो इसमें आते हैं अपने मैंग्रोव्स, और कौन सा आता है? कोकोनट, कोकोनट वगैरह इससे हो जाता है। अगर बर्ड्स की बात की जाए, तो अपना जो बरगद होता है, फिर आपने देखा होगा आपकी बिल्डिंगों में आसपास बरगद कहीं भी उगा होता है, तो वहां पर बरगद ऐसा कैसे उग रखा है? क्योंकि जो बर्ड्स है, उसने उसके फ्रूट को लेके आई, और उसने वो जो एज है, जो क्रेविस है, जो दरारें हैं, उनमें वो उसने बैठी वहां पर, उसे सीड को खाई, और कुछ सीड वहां फैला के चली गई। तो जब वहां पर मॉइस्चर मिली, तो वो सीड जर्मिनेट हुए, और उस टाइप से वहां पर बरगद उग गया। तो कुछ है जो बर्ड्स कर रही है, ये इसे क्या बोलेंगे? फिग, बरगद वगैरह है।
और ग्रेविटी मीन्स ऊपर से नीचे गिरा देना, तो ये तो लगभग ऑलमोस्ट सभी के साथ होता है। एक क्वेश्चन और था, ये है इटियोलेशन का। मैंने आपसे बोला था कि इटियोलेशन मतलब क्या होता है कि किसी भी प्लांट का जो क्लोरोफिल है वो डिजेनरेट हो जाना। जो ग्रीन प्लांट था वो पीला पड़ जाता है। तो पीला कैसे पड़ता है? पीला पड़ने के पीछे कुछ रीजन होगा। पीला कब पड़ेगा? जब आपने उसे ढक दिया, अंधेरे में रख दिया। तो किस कंडीशन में पड़ेगा? लेसर लाइट। यानी किसकी वजह से हो रहा है? लेसर लाइट। लेसर लाइट की वजह से क्या हो रहा है? क्योंकि देखो, यहाँ जो एक कंपोनेंट होता है जो क्लोरोफिल का प्रिकर्सर है, मतलब ये वो केमिकल है जो क्लोरोफिल नहीं है लेकिन क्लोरोफिल से पहले की कंडीशन में है। इससे जब इसे लाइट मिलती है, क्या मिलती है? लाइट। तब यहाँ पर बनता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को कंटिन्यू मेंटेन बनाए रखने के लिए भी लाइट की जरूरत होती है। अब अगर लाइट काफी लंबे टाइम तक नहीं मिलेगी तो ये क्लोरोफिल वापस इसी कंडीशन में चला जाएगा। जब क्लोरोफिल नहीं रहेगा तो प्लांट क्या नहीं रहेंगे? प्लांट नहीं रहेंगे ग्रीन। ग्रीन तो रहेंगे नहीं, तो प्लांट कैसे हो जाएंगे? पीले पड़ जाएंगे। तो ये रहा इटियोलेशन। इसके साथ एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अल्बिडो का। मैंने आपसे बोला था अल्बिडो क्या है कि जो विंड है वो, जो सोलर रेडिएशन है, सॉरी, सोलर रेडिएशन है जो आपके एटमॉस्फेयर में एंटर किया और विदाउट उसमें कोई उसकी क्वालिटी में चेंज किए वापस चला गया, उसे क्या बोलते थे अपन? अल्बिडो। तो यहाँ पर देख लेते हैं अल्बिडो वैल्यू रिफर। अल्बिडो की वैल्यू का मतलब क्या होता है? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब सोलर टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन सा। जैसे कि पानी टर्बिड होता है, पानी गंदा नहीं होता, जैसे मिट्टी डाल दो पानी में तो वो एक अजीब सा हो जाता है, मटमैला टाइप का। तो ये मटमैला मान लो इसे। टर्बिडिटी का सेंस मटमैला ही जैसे ही होता है। तो यहाँ पर अपना आएगा लाइट फाइव, परसेंटेज ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट बाय सरफेस, अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय फॉरेस्ट, ये तो होगा ही नहीं सही। परसेंटेज ऑफ सोलर एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब नहीं है। परसेंटेज ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट बाय सरफेस, तो इसका एक ही ऑप्शन बचता है क्योंकि टर्बिडिटी का कोई मतलब नहीं है। तो अपना जो बचता है कि जो रिफ्लेक्ट बैक हो रहा है वो यही है कि जो चला जा रहा है, क्योंकि और तो यहाँ पर कोई ऑप्शन में बन ही नहीं रहा अपना। इसके साथ दो तीन क्वेश्चन और हैं। अब यहाँ पर एक बात और है, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपसे बोल रहे होंगे कि फ्रॉस्ट टेंडर स्पीसीज कौन सी है, फ्रॉस्ट हार्डी स्पीसीज कौन सी है। फिर आपसे ड्राउट ड्राउट टेंडर और ड्राउट हार्डी पूछेंगे। जैसे ड्राउट टेंडर मतलब ड्राउट सेंसिटिव, और फिर आपसे ड्राउट हार्डी पूछेंगे। तो इनका जो बेसिक है वो तो आपको बता दिया है। कुछ की लिस्ट में नोट्स में और बड़े नोट्स में थोड़ी ज़्यादा बड़ी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर ये छोटी लिस्ट इसलिए बताया क्योंकि आप सभी का, मेजोरिटी का यहाँ पर किसी का फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड नहीं है। कुछ ही स्टूडेंट हैं जो जीआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी लिस्ट को याद रखना वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं जाता है राजस्थान एसीएफ जैसे एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा एनर्जी होती है, कन्फ्यूजन इतना ज़्यादा होता है कि अगर यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी दे बर्बाद कर दी तो जो अदर पार्ट हैं, जो सिंपल पार्ट हैं, उनमें उन्हें नहीं दे पाएंगे आप। तो बेटर है कि पहले बेसिक करें, जब एक बार ये कवर हो जाए तब इसके आप याद रखेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन दिखाने का पर्पज यही है, निकालना या नहीं, आप सिंपल सा उस लिस्ट से कर लेंगे। जैसे काफी इसी टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे। यहाँ पर ये जो लिस्ट दी थी इसका पर्पज यही था कि ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म की लिस्ट है। आपको सबसे पहले ये लिस्ट याद होनी चाहिए। इस लिस्ट में कुछ दो तीन प्लांट और जुड़े होंगे, जैसे ये जो ट्रॉपिकल एरिया के हैं यहाँ पर टीक साल जुड़ा होगा, यहाँ पर टीक भी जुड़ा होगा, साल भी जुड़ा हुआ होगा। इसमें भी एक आध पाइनस है, यहाँ पर भी कुछ क्वेरकस की कोई स्पीसीज जुड़ी होगी और यहाँ पर भी एक आध स्पीसीज होगी। तो ये जो होंगी ये बेसिक टेबल होगी आपके नोट्स में, कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए। रिमेनिंग तो बहुत सारा याद रखने के लिए भंडार है, लेकिन इतने का कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो उसे छोड़ना ही पड़ेगा। अब यहाँ पर एक कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कोई इंडेक्स पूछ लिया उन्होंने, जैसे उन्होंने बोला कि सीवीपी इंडेक्स किसने दिया। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं। खासकर आईसीआर वालों में, आईसीआर के में बहुत ज्यादा आए हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि ये सीवीपी इंडेक्स है उसका मतलब क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी जो
बुक्स ही है, उसमें सिलेबस में ये कोई बेसिक ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो इस टाइप के इंडेक्स के लिए हो, लेकिन उसमें कुछ 7-8 इंडेक्स दिए हैं, उनमें से अपन को 4-5 हैं जिन्हें 4 हैं जिन्हें बेसिकली हमें याद रखना है। तो उनमें से ये इशू क्या है, पहले तो आपको इशू बेसिक समझना चाहिए कि एक बीच में एक क्वेश्चन राइज हुआ था कि आखिर हर जगह की जो वेजिटेशन है, नॉर्थ इंडिया की वेजिटेशन साउथ इंडिया से कैसे वेरिएट है, या राजस्थान की वेजिटेशन जो हरियाणा की वेजिटेशन है उससे कैसे वेरिएट है। तो इस पे काफ़ी लोगों ने काम किया और उन्होंने एक बायोक्लाइमेटिक टाइप के नाम से एक कॉन्सेप्ट आता है, उसके उसी मुद्दे पर उन्होंने आगे रिसर्च किए थे और फिर उन्होंने बोला कि आखिर वेरिएशन क्यों है, यह क्लाइमेट की जो वेरिएशन है उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। उस मुद्दे पे उन्होंने डिफरेंट टाइप के इंडेक्स दिए। तो ऐसे लगभग 14-15 इंडेक्स है, उनमें से हमें किसी को नहीं पढ़ना होता है, यहाँ पर 4 को बेसिक देख लेना है और इनमें से 2 अपने लिए इम्पोर्टेंट है और 2 को ही याद रखना है। आईसीआर वाले चारों को रख लेंगे लेकिन एसीएफ वाले केवल 2 को रखेंगे। उनमें से पहले तो आते हैं पीटरसन भाई साहब। पीटरसन भाई साहब बोलते हैं कि जो ये देते हैं क्या, सीवीपी इंडेक्स। ये भी पूछा गया है सीवीपी इंडेक्स किसने दिया, तो वो किसने दिया, पीटरसन ने। यहाँ सीवीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ये होता है क्लाइमेट, वेजिटेशन और प्रेसिपिटेशन। इनका कहना है कि कहीं का भी जो मौसम है या कहीं का भी इन्वायरमेंट है, लोकल इन्वायरमेंट है, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि वो उस वहाँ का क्लाइमेट कैसी है और वहाँ पर बारिश कैसी है। और क्लाइमेट और बारिश बारिश जो रेनफॉल है उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ की वेजिटेशन होगी। तो इस टाइप से ये जो 3 चीज़ें हैं वो लिंक हैं, क्या, क्लाइमेट, वेजिटेशन और प्रेसिपिटेशन। और इनका एक उन्होंने एक मैकेनिज्म अपनाई और उसके हिसाब से एक इंडेक्सिंग बना ली। इंडेक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि सपोज उन्होंने क्लाइमेट को कुछ पार्ट दिए, मार्क्स दिए, कुछ वेजिटेशन को दिया और कुछ प्रेसिपिटेशन को दिया और इनको एक एवरेज निकाल के एक बना लिया। तो इस टाइप से जब उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट की निकाली तो उससे उन्हें एक बात समझ में आया कि ये यहाँ की ये ट्रॉपिकल कंडीशन की वजह से ऐसा है, या यहाँ पर ये है इसलिए यहाँ पर इस टाइप की वेजिटेशन है, या यहाँ पर ये परसेंटेज आ रहा है इसलिए इस टाइप की यहाँ वेजिटेशन में वेरिएशन है। तो इस टाइप की एक इंडेक्स बनाने का ट्राई किया गया था। तो अपना काम इतना ही है कि सीबीपी इंडेक्स किसने दिया और सीबीपी इंडेक्स में क्या क्या आता है, क्लाइमेट, वेजिटेशन और प्रेसिपिटेशन। अब यहाँ पर जब आपको क्लाइमेट, वेजिटेशन और क्लाइमेट है, वेजिटेशन है, अब आपको प्रेसिपिटेशन नहीं दे रखा है तो क्या करोगे। तो आपके पास यहाँ पर एक ही मुद्दा बचता है कि भाई सीबीपी में और तो कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर भाई प्रोडक्टिविटी दे रखा है इन्होंने, तो प्रोडक्टिविटी को ही कंसीडर करते चलेंगे। इसके बाद एक होता है कॉपन। कॉपन ने दिया था ड्राइनेस फैक्टर। मैं इसे ऐसे याद रखता था कि जब कोई जैसे जानवर होते हैं अपने, जैसे कुत्ता है, अगर आप उसके पास पानी डाल दोगे तो वो अपने आप को ड्राई करने के लिए क्या करेगा, जोर से एकदम कपेगा और सूख जाता है, उससे पानी पूरा गिरा देता है। तो ये जो ड्राइनेस फैक्टर है ये क्या है, कपनेस है। दूसरा आता है, ये जो तीसरा अपना आएगा ये है थॉर्नवेट। ये दूसरा हो गया, ये पहला हो गया थॉर्नवेट। थॉर्नवेट ने दिया था प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स। इन्होंने ये ट्राई किया था बताने का कि आखिर डेजर्टिक और सेमी डेजर्टिक कंडीशन में आखिर वेरिएशन क्या है। कहीं पर कुछ ऐसी कंडीशन है, कुछ ऐसी इन्वायरमेंट है जहाँ रेनफॉल बहुत कम होती है लेकिन फिर भी अच्छी खासी वेजिटेशन है, जबकि कुछ ऐसी जगह है जहाँ वेजिटेशन मतलब रेनफॉल बहुत होती है इसके बाद भी वेजिटेशन घटिया है। तो उन्होंने बताया कि इसके पीछे जो रिजल्ट है या जो कॉजेज है वो है प्रेसिपिटेशन इफेक्टिवनेस इंडेक्स, यानी कि वहाँ पर प्रेसिपिटेशन की इफेक्टिवनेस कितनी है। ये कुछ कुछ वैसे ही है कि एक जगह आमदनी है 50 रुपए लेकिन खर्चा है 10 रुपए, तो इसको नेट गेन कितना मिल रहा है, 40 रुपए। दूसरे की यहाँ पर आमदनी है 1000 रुपए, खर्चा है इसका 990 रुपए। तो ये इससे आमदनी जो है वो उससे 20 टाइम मोर है, रेनफॉल इसकी इस रीजन से 25 मोर है, बट इसका नेट गेन इसे 10 ही मिल पा रहा है। मीन्स ऐसी एरिया जहाँ प्रेसिपिटेशन रेनफॉल तो हो रहा है लेकिन उसके कंपेयर में वहाँ पर एवेपोरेशन पानी उड़ कितना रहा है, उसको इन्होंने थॉर्नवेट ने एक्सप्लेन किया। यहाँ पर अपने क्लाइमेटिक फैक्टर वाला टॉपिक लगभग खत्म हो चुका है। अब यहाँ पर देखेंगे अपन सॉइल वाला, यानी कि सॉइल मीन्स एडाफिक फैक्टर वाले इशू को डिस्कस करेंगे। तो एडाफिक फैक्टर के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अपने पास बेसिकली क्या होता है, एक तो
सिंपल सा जो कॉन्सेप्चुअल वाला पार्ट है। कॉन्सेप्चुअल पार्ट में क्या है कि जैसे सॉइल क्या होती है, फॉरेस्ट सॉइल क्या क्या है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और इसकी जो फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है वो रही। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको यहाँ डिस्कस करने की हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके लिए अलग से पूरा पूरा टॉपिक है, वो है सॉइल साइंस। इस सॉइल साइंस में हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, इनको एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हमारे लिए सिल्वीकल्चरल जो इम्पोर्टेंस है वो केवल 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो है हमारे लिए माइकोराइजा का, दूसरा है ये जो बायो फर्टिलाइजर है जैसे कि राइजोबियम उसी में से एक, और तीसरा है ये माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो हमें ये 3 मुद्दों को अच्छी तरह से समझ लेना है। और एक और है कि कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि ये जो एडाफिक है इसका मतलब क्या होता है, या कभी कभी उन्हें जैसे पीडोलॉजी या एडाफोलॉजी टर्म मिल जाता है तो समझ में नहीं आता कि ये क्या है। उन्होंने सॉइल तो समझा था लेकिन ये क्या बोला है। तो देखो जो सॉइल है, सॉइल तो एक सिंपल जेनेरिक टर्म है जो इंग्लिश में है, लेकिन सॉइल की जो स्टडी है उसे आज भले ही हम उसे क्या बोलते हैं, सॉइल साइंस बोल देते हैं, लेकिन उसके जो पुराने नाम है, जो उसकी रूट टर्मिनोलॉजी है, इस वजह से हम उन्हें बोलते हैं एडेफोलॉजी। ये सॉइल साइंस की नाम है। क्या नाम है? एक तो है एडेफोलॉजी, दूसरा है पीडोलॉजी। अब इनमें क्या डिफरेंस है, कैसे आएंगे, वो अपन बाद में सॉइल साइंस पढ़ेंगे, तब ये टर्म काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन होंगे। अब यहाँ पर अपने बेसिक इशू पे आ जाते हैं, तो अपन एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं माइकोराइजा। यहाँ माइकोराइजा का शब्द सुनो। माइको जो है, माइको का मतलब होता है फंजाई। आप लोगों ने अगर बॉटनी पढ़ी हो या बॉटनी से कभी थोड़ा बहुत वास्ता रहा हो, तो जो प्लांट्स हैं उनको 5 किंगडम सिस्टम में डिवाइडेड किया था। जनरल बॉटनी में आएगा ये, इसे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है विटेकर का, उसमें एक जो सबसे लोअर प्लांट है उन्हें बोला जाता है फंजाई। फंजाई और एल्की वगैरह आते हैं। तो ये फंजाई है, ये इस टाइप के प्लांट हैं, इस टाइप का इनका थ्रेड होता है इनका। जैसे ये फिलामेंट है, सपोज ये जुड़ा हुआ है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ये इस टाइप का प्लांट है जिसके पास क्या नहीं है, इसके पास नहीं है क्लोरोफिल। मतलब अकेला ऐसा प्लांट है जिसके पास क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्लांट फोटोसिंथेसिस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो इसलिए फंजाई जो है इसे हमेशा दूसरों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। तो ये किसी ना किसी के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में चला जाता है। सिम्बायोटिक रिलेशन का मतलब, जैसे आप मुझे हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस टाइप का जो है ये सिम्बायोटिक है। इसमें एक सिम्बायोटिक रिलेशन की एक खासियत है, स्पेशलिटी है, क्योंकि आप इकोलॉजी में बहुत सारे टाइप के रिलेशन पढ़ोगे। सिम्बायोटिक की स्पेसिफिक ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जोड़ करके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर इन्हें आपने अलग अलग कर दिया, ठीक है, हाँ वो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली एक्चुअल में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो हार्श कंडीशन उनके लिए ज्यादा हो जाती है। यहाँ पर दोनों को ही पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसको भी पॉजिटिव है, इसको भी पॉजिटिव है। ठीक है, बस इतना देख लेना है। तो माइकोराइजा है, वो क्या है, पॉजिटिव में। तो एक तो पूछा जाता है कि माइकोराइजा में माइको का क्या मतलब है, मतलब फंजाई। राइजा का मतलब क्या है, राइजा जो है वो राइजोम से टर्म डिराइव है, और राइजोम का मतलब क्या होता है, रूट। रूट को ही राइजोम, राइजोस्फेयर बोला जाएगा या राइजोम बोला जाएगा। तो ये राइजोम रूट से टर्म जुड़ा हुआ है। तो राइजोम रूट से है माइको फंजाई का, और इनके बीच का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अब दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो ये है कि ये टर्म जो है माइकोराइजा, वो किसने दिया? ये टर्म फंक ने नहीं दिया है, ये टर्म दिया है फ्रैंक ने। किसने दिया है? फ्रैंक ने टर्म दिया है, फंक ने नहीं दिया है। फंक ने एक टर्म दिया था, वो था विटामिन। आप इसे याद रखें क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करता है। फंक ने विटामिन टर्म दिया था, ना कि माइकोराइजा। माइकोराइजा टर्म कई बार पूछा गया है कि माइकोराइजा टर्म किसने दिया है, वो दिया है फ्रैंक ने। अब ठीक है, फ्रैंक ने ये टर्म दिया है। अब इसके बाद आगे देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया ये माइकोराइजा क्या है, ये फंजाई है अपने, ये इस प्लांट के साथ घुस रखा। अब मैंने इस पे आपको डिस्कस इसलिए नहीं बताया ज्यादा, क्योंकि अब अभी अपन एक एक करके इनको टाइप देखेंगे।
तो माइक्रोराइजा की अगर टाइप की बात की जाए तो इसको हम बेसिकली तो 2 टाइप में डिवाइड करते हैं और ट्रेडिशनली हम जो 3 टाइप होते हैं लेकिन हमें 2 ही पढ़ने हैं। रिटन है नहीं तो ऑब्जेक्टिव के लिए 2 काफ़ी हैं। इन 2 में क्या होता है, एक होता है जिसे हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। एक्टो का मतलब क्या होता है, जैसे आपने अपनी स्किन पढ़ा होगा एक्टोडर्म, एंडोडर्म। तो एक्टो का मतलब क्या होता है, आउटर, आउटर। माइको मतलब फंजाई, राइजा मतलब वो फंजाई जो रूट के आउटर सरफेस पे होती है। तो इस केस में क्या करती है कि जो फंजाई है, जैसे ये फंजाई के फिलामेंट है, ये फंजाई की जो फिलामेंट है वो इसकी जो अपनी रूट है, जैसे कि ये प्लांट थी, इसकी जो रूट थी, इस रूट्स की आउटर सरफेस पे जुड़ जाती है। हालांकि ये इसकी जो सेल है, ये आपको सेल दिख रही होगी, वो सेल के जो 2 सेल के बीच के जो स्पेस है उसमें घुस रही है, उसमें घुस जाएगी और घुस करके वहां पर क्या बना रही है, एक टाइप का नेट, एक टाइप की जाली की स्ट्रक्चर बना रही है, जाल खड़ी कर रही है उसके अंदर। लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर कोई भी फिलामेंट जो है वो सेल के अंदर नहीं गया है। जो सेल है, फिलामेंट उसकी आउटर सरफेस पे है, इधर है, इधर है, इधर है, लेकिन कोई भी फिलामेंट सेल के अंदर नहीं गया है। तो क्योंकि ये जो फिलामेंट है वो या तो रूट की बाहर की साइड से इन्हें कवर कर रखा है, जैसे ये पिक्चर है, या तो इन्होंने बाहर से कवर कर रखा है, या ये सेल के बीच में एंटर किए, इन्हें सेल के जो सेल है, सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं किया है। तो इसे हम बोलते हैं एक्टोमाइकोराइजा। अब अगर एक्टोमाइकोराइजा की बात की जाए तो यहाँ पर 2 बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। एक टर्म आता है हर्टिंग नेट और दूसरा होता है फंगल मेंटल। देखो मेंटल जो होता है, जैसे कि अपना कोर अर्थ का क्या होता है, क्रस्ट के बाद जो मेंटल होता है, मेंटल मीन्स जो आउटर कवर है। तो इसी रूट को अगर हम यहाँ पर देख लें तो क्या कर रखा है कि जैसे यहाँ पर एक रूट रही होगी, अंदर यहाँ रूट है, इसके बाहर से फंजाई जो है वो फंगस इतना ज्यादा लग गया है, इतना ज्यादा लग गया है कि उसने एक टाइप से इसके ऊपर से एक कवर बना लिया, एक सीथ बना ली, एक कवर टाइप कवर कर लिया। तो ये जो कवर बनाई, जो सीथ बनाई, इसको बोला जाता है मेंटल। लेकिन क्योंकि ये फंजाई ने बनाई तो इसे हम क्या बोलते हैं, फंगल मेंटल। सेकंड थिंग, यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि ये अंदर गए, जैसे यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो अंदर गए, इन्होंने यहाँ अंदर उसका एक पूरा का पूरा नेटवर्क खड़ा किया। लेकिन ये नेटवर्क में कहीं भी ये फंजाई जो है वो सेल शेप के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है। तो ऐसे केस में जो जो भी ये जो बन रहा है, इसे क्या बोलेंगे, हर्टिंग नेट। ये एक टाइप से पूरा का पूरा एक नेट बना रहा है वहां। ठीक है, हर्टिंग नेट। तो आपको याद रखना है एक्टोमाइकोराइजा में एक तो हर्टिंग नेट बनेगा, दूसरा फंगल मेंटल बनेगा। इसके बाद एक दूसरा जो है वो है एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो फंजाई के जो फिलामेंट्स हैं वे इतने डेवलप फॉर्म में आ चुके हैं कि वो अब जो प्लांट है उसकी सेल के अंदर एंट्री कर जाते हैं और वहां पर ये क्या बना लेते हैं, नेट बना लेते हैं। उसकी साइटोलॉजी के सेल जो है, सेल के साइटोप्लाज्म के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं, ये उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं। जब डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहे हैं तो इन्हें क्या कोई नेट बनाने की जरूरत है? नेट बनाने का पर्पज क्या था, ज्यादा से ज्यादा सेल से चिपक करके उनसे अपने जो जो भी ये सिंथेसाइज करेंगे फिलामेंट, वो उनके प्लांट को देना और प्लांट जो सिंथेसाइज करेंगे उससे एक्सचेंज में वो ले लेना, बार्टर सिस्टम जैसा। तो जब इनका डायरेक्ट सिस्टम बन गया तो इन्हें ना तो यहाँ हर्टिंग नेट की जरूरत पड़ेगी इसके सेल के अंदर बनाने की, और ना ही कहीं मेंटल की जरूरत पड़ेगी। तो एंडोमाइकोराइजा में हर्टिंग नेट और फंगल मेंटल नहीं होता है, दोनों ही नहीं है। ठीक है, अब ये बात अलग है कि नेचर में कभी ना तो कभी प्योरली एक्टोमाइकोराइजा मिलता है, ना कभी प्योरली एंडो मिलता है, कभी ज्यादातर में दोनों ही मिल जाते हैं, तो हम उस केस में बोलते हैं एक्टो एंडोमाइकोराइजा। और एक इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जो एंडोमाइकोराइजा है, क्योंकि ये वेस्कुलर टिश्यू के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया है सेल के साथ, और फिर वेस्कुलर टिश्यू जो अंदर होते हैं उनके कांटेक्ट में आ जाता है, तो इसलिए बोलते हैं इसे वार्म वेस्कुलर आरवस्कुलर माइकोराइजा। और जो फंजाई इसे बना रही होती है उसको बोलने लगते हैं हम वार्म
फंजाई। अब देख लेते हैं एक्टो और एंडोमाइकोराइजा के बीच का डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे इसमें देख लिया था कि इसमें क्या बाहर की साइड से है, तो इससे क्या बोला, यहाँ एक तो ये फंगल मेंटल बना रहा है और दूसरा क्या बना रहा है इसके अंदर, हर्टिंग नेट। तो यहाँ पर फंगल मेंटल और हर्टिंग नेट दोनों मिलेंगे। यहाँ पर क्या फंगल मेंटल बनाएगा, नहीं तो ना तो यहाँ पर फंगल मेंटल है, ना तो यहाँ पर मेंटल है, और ना ही नेट है, ना ही हर्टिंग नेट है। एंडोमाइकोराइजा में ये दोनों नहीं मिलेंगे। और यहाँ पर जो फिलामेंट है वो सेल के जो साइटोप्लाज्मा उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहे होंगे, सेल के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट बना रहे होंगे, जबकि यहाँ इसके डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। अब इसका मुद्दा आता है कि इनमें कौन कौन सी फंजाई इन्वॉल्व होती है। तो देखो आपको पता है कि जब ये क्या एक टाइप का रिलेशन ही तो है, ये वो रिलेशन है जब ये एक दूसरे के पास आए और एक दूसरे से जस्ट टच में आए। बाद में इनके बीच की जब रिलेशन टाइम के साथ और बेटर हुए और इफेक्टिव हुए, तब ये फंजाई उसके अंदर सेल के अंदर तक परमिशन दी। घर में तब तक यहाँ घर में एंट्री नहीं थी, यहाँ पर वो घर में एंटर कर गए, मीन्स रिलेशन अब ज़्यादा बेटर हो गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एक्टोमाइकोराइजा है, ये जो शुरुआती चरण होता है उसके केस में होता है। मीन्स मेरा कहने का मतलब है शुरुआती का जो सेंस है, इसका कहना है कि जो डेवलपमेंटल फेज है, जो इनके रिलेशन के बीच के जो डेवलपमेंटल फेज है उससे रिलेशन है। तो यहाँ पर डेवलपमेंटल फेज का मतलब हमारी जैसे इंग्लिश शुरू होती है ए बी सी डी सी डी ई एफ ऐसी चलती रहेगी। तो इसकी जो फंजाई होगी वो कौन सी वाली होगी, ए वाली होगी और बी। फंजाई के 5 ग्रुप हैं, उनमें से पहला आता है एस्कोमाइसिटीज और दूसरा आता है बेसिडियोमाइसिटीज। तो एक्टोमाइकोराइजा जो बनाते हैं वो एक्टो और बेसिडियोमाइसिटीज बनाते हैं, एस्को और बेसिडियोमाइसिटीज। जबकि जो एंडोमाइकोराइजा है वो बनाता है फाइकोमाइसिटीज। इसी को जैसे मैंने बोला तो क्या बोलते हैं इसे, फाइकोमाइसिटीज को वार्म फंजाई। मीन्स वो फंजाई जो एंडोमाइकोराइजा से रिलेशन से बना रहा है, तो इन्हें क्या बोलेंगे, वार्म फंजाई। अब एक और मुद्दा आता है अपना कि इनके प्लांट कौन कौन से हैं, कौन से प्लांट में क्या बनेगा। तो देखो प्लांट की जो पुरानी डेवलपमेंटल फेज है वो कौन आएंगे, कॉनिफर्स। जैसे अपने प्लांट को है तो प्लांट को कैसे बांटते हैं, सबसे पहले ग्रुप में आते हैं अपने फंजाई वगैरह आते हैं, फंजाई बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। इधर आपने सुना होगा फोर्थ ग्रुप पे आता है अपना जिम्नोस्पर्म, और फिर आता है अपना एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो ये जो जिम्नोस्पर्म है मीन्स कॉनिफर्स सबके सब जिम्नो वाले हैं, ये प्रिमिटिव वाले हैं। तो एक्टोमाइकोराइजा है वो जिम्नोस्पर्म में मिलेगा, और एंजियोस्पर्म में जनरली क्या मिलेगा अपन को, दूसरा वाला जो ज्यादा डेवलप है वो है एंडोमाइकोराइजा। ऐसा कोई वो नहीं है, लेकिन कहने का मतलब एक सिंपलिसिटी के लिए, आसानी से याद रखने के लिए। तो जो एक्टोमाइकोराइजा है ये किसमें मिलेगा, जितने भी अपने कॉनिफर्स हैं, कॉनिफर्स मतलब जितने भी पाइन्स हैं, चाहे वो पाइनस हो, देवदार हो, फिर हो, स्प्रूस हो, ओक हो, ये सब के सब क्या हैं, ये सब के सब कॉनिफर्स हैं। और एक्टोमाइकोराइजा सब के सब कॉनिफर्स में ही मिलता है। इसके साथ कॉनिफर्स के साथ दो एग्जाम्पल और इम्पोर्टेंट है, वो एक तो है यूकेलिप्टस और दूसरा है डायप्टेरोकार्पस। डायप्टेरोकार्पस मतलब क्या हो गया, साल की फैमिली का है, डायप्टेरोकार्पस टर्मिनेटस है। तो एक तो डायप्टेरोकार्पस याद रखना है और दूसरा याद रखना है यूकेलिप्टस। ये दो और हैं, और इसके अलावा जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सीधे के सीधे कॉनिफर्स मिलते हैं। अभी तक जो भी एग्जाम्पल आए हैं उनमें कंफ्यूजन वो क्रिएट करते हैं, लेकिन अपना सिर्फ सीधा सा एक सिंपल का फॉर्मूला होता है, कॉनिफर्स को पकड़ो तो अपने क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। और रिमेनिंग जितने भी प्लांट हैं लगभग 90% जो भी जितने भी हर्बेशियस प्लांट है सब में यही है, क्योंकि मेजोरिटी आज के टाइम पे जो डोमिनेंट है प्लांट किंगडम में वो एंजियोस्पर्म है, चाहे वो मोनोकोट हो या डाइकोट। तो 90% हर्ब में एंडोमाइकोराइजा है, और ऑलमोस्ट जो 10 में से ये कुछ में ये है, तो इनमें मेजोरिटी कॉनिफर्स की और यूकेलिप्टस और डायप्टेरोकार्पस। अब यहाँ पर इसके अलावा अब ये इशू आता है कि हम इतनी देर से ये बकैती क्यों कर रहे हैं, कि माइकोराइजा हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। उसके पीछे रीजन ये होता है कि प्लांट्स जो है बहुत सारी ऐसी अपनी जो सॉइल है जो काफ़ी एडवर्स है, तो प्लांट्स की जो रूट्स हैं उनकी एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेशन एरिया ही है उनके। अगर इस लिमिटेशन एरिया पे सपोज यहाँ पर जो भी था ये एरिया, अगर मैं इसी एरिया पे यहाँ फंजाई को और लगा दूँ, तो टोटल जो सरफेस एरिया होगा इस रूट्स का, वो टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाएगा।
तो सरफेस एरिया बढ़ने का मतलब प्लांट की जो एबिलिटी है वाटर को एब्जॉर्ब करने की, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की, तो ये जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसके साथ और क्या हो जाएगा, बहुत सारे जो ऐसे मिनरल्स हैं खासकर जो फास्फोरस हैं जिन्हें क्या किया जाता है सॉइल में फिक्स हो जाते हैं। तो प्लांट की जो रूट्स हैं वो ना वहाँ से नहीं निकाल सकती, लेकिन जो अपना माइकोराइजा है इसकी एबिलिटी होती है, और ये क्या करता है उस फास्फोरस को नॉन मीन्स जो नॉन अवेलेबल फास्फोरस है उसे अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके उसे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस टाइप से प्लांट ऐसी सॉइल में भी आसानी से ग्रो कर लेता है जहाँ फास्फोरस की डेफिसिट है। थर्ड इशू है, इसमें बहुत सारे फंजाई जो है यानी कि जो माइकोराइजल फंजाई है वो नाइट्रोजन भी फिक्स करता है। तो इस टाइप से जो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी अगर किसी सॉइल में है तो वो भी वहाँ पर कंप्लीट कर देता है। कुछ प्लांट को ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ हार्मोन की ज़रूरत होती है, तो कुछ सप्लाई यहाँ से भी ग्रोथ हार्मोन मिल जाते हैं, तो ये ग्रोथ हार्मोन में भी सपोर्ट कर देता है। और इसका एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है डिजीज रेजिस्टेंस। डिजीज रेजिस्टेंस कैसे होती है वो देख लेते हैं। होता क्या है कि जैसे कि ये एक प्लांट था, इसकी रूट्स की कैपेसिटी यहाँ तक है। ये दूसरा प्लांट है, इसकी रूट्स भी यहाँ तक है। ये एक दूसरे से कनेक्ट थे अभी तक नहीं, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ पर फंजाई आया और यहाँ पर बीच में इसका जो फिलामेंट था वो यहाँ तक कहीं घूम रहा होगा, इससे निकला हुआ जो फिलामेंट है वो कहीं यहाँ से घूम रहा होगा और ये आपस में जुड़ गए होंगे। तो इस टाइप से फंजाई ने इन दोनों प्लांटों के बीच में कम्युनिकेशन का एक मीडियम बना दिया। अब कोई इंसेक्ट घूमता फिरता आया और वो इस एक नंबर के प्लांट पे अटैक कर देता है, तो प्लांट क्या करेगा उसका रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स कैसे देगा, कुछ तो यहाँ से केमिकल रिलीज करेगा एयर में। ये केमिकल जो रिलीज है वो किसी दूसरे प्लांट पे जाएंगे तो ये प्लांट समझ में आ जाएगा, इनको एब्जॉर्व करेगा इस केमिकल को कि हाँ उसके आसपास अटैक हुआ और इस टाइप का अटैक हुआ, तो ये अपने आप उससे मैकेनिज्म डिफेंस मैकेनिज्म पहले ही डेवलप करना शुरू कर देगा। दूसरा क्या करता है कि जब ये प्लांट नीचे जो केमिकल ऊपर बना रहा है इसी टाइप के उसके सिस्टम में भी आएंगे, क्योंकि ये अपने सिस्टम को बोलेगा कि भाई इस टाइप का अटैक हुआ है और हमें उससे डिफेंस करना है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये जो अपने अंदर की मैकेनिज्म जो डिफेंसिव मैकेनिज्म खड़ा कर रहा होता है, तो वो केमिकल्स ये फंजाई की जो फिलामेंट है उसके थ्रू दूसरे प्लांट तक पहुंच जाते हैं। इस टाइप से दूसरे प्लांट को अपने आप तैयारी करना शुरू कर देता है कि भाई समस्या क्या है। ठीक है, तो ये है डिजीज रेजिस्टेंस, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमारे लिए फॉरेस्ट वालों के लिए माइकोराइजा क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फॉरेस्ट एक तो फॉरेस्ट सॉइल के साथ इशू है, क्योंकि इसकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम होती है। तो एक तो हमारी प्रोडक्टिविटी की इशू है, तो प्रोडक्टिविटी अगर लो हुई तो हमारी जो प्लांटेशन है वो फेल हो जाती है, प्लांटेशन फेल हो जाती है अक्सर। तो इस टाइप से अगर माइक्रोराइजा का सपोर्ट मिल जाता है तो प्लांटेशन के फेल होने के चांसेस कम हो जाती है और उसकी सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है। ठीक है, अब इस पे कुछ माइक्रोराइजा पे क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में क्या है कि जैसे कि माइक्रोराइजा टर्म किसने बोला, मैंने आपसे क्या बोला, फंक नहीं है फ्रैंक है। माइक्रोराइजा जो है वो किसने टर्म किसने कहा, तो वो कौन है, फ्रैंक है। कब कहा कोई लेना देना नहीं है, बट फ्रैंक ने कहा। ये फूसबर्ग एंड ओडम है, ये तो अपना इकोलॉजी में पढ़ोगे आप। टेंसलेवी वहीं पे है, पिरामिड दिया था जो अपना इकोलॉजिकल पिरामिड है ये टेंसलेवी दे गया था, नहीं ये ऑल्टन ने दिया था, ऑल्टन। टेंसलेवी ने डेफिनेशन वगैरह दी थी उसमें। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है टर्म माइकोराइजा, द वर्ड माइको का क्या मतलब होता है, तो माइको का मतलब फंजाई होता है, तो ये अपना ये आ गया। इसके बाद है टर्म माइकोराइजा में राइजी का मतलब क्या है, राइजी का मतलब क्या है, रूट, राइजोम, राइजोम मतलब रूट्स। इसमें एक है कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर एब्जॉर्ब बाय माइक्रोराइजल फंजाई, ये कह रहा है कि माइक्रोराइजा का जो फंजाई है वो कौन से टाइप के मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है। तो देखो मैंने आपको कोई ये नहीं बताया कि कौन से मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि माइक्रोराइजा सभी को ही करता है। हाँ बस ये है कि कुछ स्पेसिफिक मिनरल जैसे कि फास्फोरस जो अनअवेलेबल फॉर्म में थे उसे भी एब्जॉर्ब करता है, मतलब करता तो वो सबको ही है, और जो नहीं भी हो पा रहा था नॉर्मल कंडीशन में उसे भी कर लेता है, तो ये लगभग सबको ही करता है। तो यहाँ पर अपना आंसर इसका जो डी लगा हुआ वो राइट आंसर है। इसके साथ एक और ये है कि एंडोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा है किस में पाया जाता है, अब बात कर रहा है किसकी, एंडोमाइकोराइजा का। अब यहाँ पर क्वेश्चन कंफ्यूजन हो सकता है कि पाइनस है, एबीज है, सेड्रस है या किस में होगा।
मैंने आपको क्या बोला? मैंने बोला एक तो है अपना एक्टो और दूसरा है एंडो। एक्टो में जितने भी कॉनिफर्स हैं वो सबके सब हैं, प्लस इसमें है अपना यूकेलिप्टस प्लस डायप्टेरोकार्पस। तो इसमें सीधा पकड़ लेना कि कॉनिफर्स में एक्टो है, बकाया के सब में एंडो है। कॉनिफर्स प्लस यूकेलिप्टस प्लस डायप्टेरो, इनमें एक्टो है, बकाया के में एंडो है। अब इसमें पकड़ो, पाइनस अपना एक्टो है, एबीज एक्टो है, सेड्रस देवदार एक्टो है, क्योंकि ये तीनों कॉनिफर्स हैं। तो इसने एंडो पूछा था, अपना सीधा सा अकीसिया निकल रहा है। आंसर आ गया। आगे चलते हैं इसमें। तो ये यहाँ पर आपको यूकेलिप्टस और देवदार के साथ पाइनस देवदार फिर वाला अपना मुद्दा, पाइनस देवदार फिर, अच्छा हाँ यहाँ तीनों ही दे रखे हैं, तो ये अपने यहाँ पर इजली हो जाता है। अब अपनी मेन थीम है उस पर देख लेते हैं। तो मेन पॉइंट में अपन माइकोराइजा को डिस्कस कर चुके हैं। अब अपना बस जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा वो अपन डिस्कस करेंगे राइजोबियम को। अब क्या है कि देखो, पहले तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये फर्टिलाइजर होता क्या है। आपने सुना होगा यूरिया दे रहे हैं, डीएपी दे रहे हैं, मतलब क्या है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, इनको दे रहे हैं। तो ये क्या है, ये सीधे सीधे ऑर्गेनिक मिनरल्स या इनऑर्गेनिक मिनरल्स होंगे। ये तो सीधा इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक। या आपने सुना होगा FYM दे रहे हैं, जैसे गोबर खाद जो वगैरह है उसको दे रहे हैं, तो ये क्या है, ऑर्गेनिक। तो ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में है क्या, इसमें है मिनरल्स। ये मिनरल्स कौन से हैं, प्लांट को आज के टाइम पे 17 टाइप के मिनरल्स, बेसिकली तो बहुत सारे हैं लेकिन 17 मिनरल्स बेसिक मिनरल्स हैं जो उसके लिए रिक्वायर है ही हैं। अगर इनमें से कोई भी कम पड़ जाता है तो प्लांट में डेफिशिएंसी आ जाएगी, उसके लक्षण कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं उनकी सप्लाई हम इस टाइप से ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सोर्स से कर देते हैं। तो ये जो इन्हें ये हैं, इन्हें बोलते हैं अपन फर्टिलाइजर। दूसरा टर्म आता है बायो फर्टिलाइजर। बायो का मतलब क्या है, लिविंग थिंग, और फर्टिलाइजर का मतलब खाद। तो इसका मतलब ये है कि हाँ, यहाँ पर जो हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक लगा रहे थे, या हम ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक ना दे करके हम सीधे के सीधे जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इन्हीं को खेत में छोड़ देंगे। अब यहाँ दो कंडीशन हो सकती है, या तो जो अपने पास ये जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, या तो हम इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट अपना जो फार्म है उसमें छोड़ रहे हैं, या ये ऑर्गेनिज्म से जो केमिकल ड्राइव हुआ है उस केमिकल को हम यहाँ यूज कर रहे हैं, मतलब इनका जो एक्सट्रैक्ट है उसको यूज कर रहे हैं। तो इसे जो हम यूज कर रहे हैं इसको बोल रहे हैं हम बायो फर्टिलाइजर। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर हमारे लिए बायो फर्टिलाइजर क्यों जरूरी है, उसके पीछे रीजन है। ये फर्टिलाइजर जो होते हैं इनके हमें लगते हैं पैसे देने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है, जबकि ये लिविंग थिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो मुफ्त में करते हैं और बहुत ही सस्ते रेट में हो जाते हैं। तो आप अपन ये देख लेंगे कि आखिर ये बायो फर्टिलाइजर जो कर रहे हैं वो ऐसे, ये जो बायो फर्टिलाइजर हैं वो कौन कौन से टाइप के मिनरल्स फिक्स करते हैं, क्योंकि हमें तो लगभग 17 टाइप के मिनरल्स चाहिए। लेकिन 17 में आपको पता है कि बेसिकली हम जो देते हैं वो 3 देते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो जो एनपीके है उनमें से जो, क्योंकि मैक्रो जो मिनरल्स हैं उनमें से बायो बायो फर्टिलाइजर कहाँ कहाँ हेल्प कर रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली दो बायो फर्टिलाइजर की डिस्कस करते हैं अपन। इसमें एक तो है नाइट्रोजन फिक्सिंग और दूसरा है फास्फोरस मोबिलाइजेशन। ये जो फर्टिलाइजर होंगे या बायो फर्टिलाइजर होंगे, यानी कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया होंगे, खासकर जैसे कि राइजोबियम एग्जांपल में ले लो, तो ये जो बैक्टीरिया है ये करेगा क्या, ये एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, जो फ्री नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उसको यहाँ फिक्स कर देगा किसकी, प्लांट जो है, प्लांट की रूट्स में। और इस टाइप से जो प्लांट था उसे जो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर की डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, उसे रूट में ये फिक्स कर देगा और रूट से ये प्लांट यूज कर लेगा। और नाइट्रोजन क्यों जरूरी है, क्योंकि जो प्रोटीन है उसका मेन कंटेंट ही नाइट्रोजन है। प्रोटीन नहीं तो इसकी बॉडी में कुछ है, होगा ही नहीं, बॉडी ही नहीं बनेगी, क्योंकि सेल जो बनती है उसके लिए तो प्रोटीन चाहिए। तो यहाँ पर अपना जो पूरा चैप्टर घूमता है वो नाइट्रोजन पे घूमता है, क्योंकि फास्फोरस में केवल इतना ही है कि वो इस टाइप के बैक्टीरिया, फंजाई, कुछ भी हो, ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं बायो फर्टिलाइजर में, फंजाई भी हो सकते हैं, या कोई और ऑर्गेनिज्म भी हो सकते हैं। यहाँ पर वो फंजाई या बैक्टीरिया देखेंगे जो फास्फोरस को मोबिलाइज कर रहे हो, क्योंकि फास्फोरस ये कहीं से पैदा नहीं करेंगे, एटमॉस्फेयर में फास्फोरस होता नहीं है।
तो ये क्या करेंगे, ज़मीन में वो जो फास्फोरस जो फिक्स फॉर्म में हो चुका है उसे जो इम्मोबाइल फॉर्म में हो चुका है उसे मोबिलाइज फॉर्म में करेंगे, जिससे प्लांट अब उसे एब्जॉर्ब कर सकें। मतलब नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म को एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ जो नाइट्रोजन वाले जो टॉपिक है अपना, इस पे ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही अपना मेन डिस्कशन की थीम रहेगी इस टॉपिक की, और क्वेश्चन भी अपने इसी से आने हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो जनरली दो टाइप से होता है। एक तो है नॉन बायोलॉजिकल। नॉन बायोलॉजिकल का मतलब क्या है, जैसे कि अपने दर बादल हो रहे थे, यहाँ पर कहीं एकदम बिजली तड़की, तो बिजली ने एकदम जो हीट क्रिएट की उसमें यहाँ पर नाइट्रोजन जो थे, फ्री मॉलिक्यूल जो थे नाइट्रोजन के, वो आपस में जुड़ करके नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल बने और फिर पानी के साथ आ गए सरफेस पे, और वो आ गए सॉइल में। तो सॉइल में आ गया तो यहाँ पर जो प्लांट होगा वो उसे एब्जॉर्व कर लेगा। तो इस टाइप का जो फिक्सेशन हुआ उसे बोलते हैं हम नॉन बायोलॉजिकल। दूसरा क्या हो सकता है, हमने फैक्ट्रियों में जबरदस्ती बनाया नाइट्रोजन, और जो अपना खाद है डीएपी है एनपीके जो देते हैं अपन, तो इस टाइप का हमने जो बनाया वो प्लांट को दे दिया। तो ये क्या है, नॉन बायोलॉजिकल है। इसमें बायोलॉजी जो लिविंग थिंग है उनका इन्वॉल्व नहीं आया, बायोलॉजिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं आया। अगर हम बायोलॉजिकल की बात की जाए तो यहाँ पर देखो दो टाइप से हो सकता है, या तो हो सकता है सिम्बायोटिक या दूसरा नॉन सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब जहाँ पर दोनों को आपस में बेनिफिट होगा, जो सिंथेसिस कर रहा है, एक सिंथेसिस करके नाइट्रोजन दूसरे को देगा और दूसरा इसको उसके रिवर्स में एक्सचेंज में वाटर सिस्टम में कुछ फूड खाना वगैरह और रहने को मकान देगा। नॉन सिम्बायोटिक में ये होता है कि एक बैक्टीरिया है जो एटमॉस्फेयर में घूम रहा है या सॉइल में कहीं पड़ा हुआ है, ज्यादातर ये एटमॉस्फेयर में फ्री लिविंग बैक्टीरिया होते हैं। तो एटमॉस्फेयर में घूम रहा है, इन्हें कोई लेना देना नहीं है नीचे क्या है, ये तो नेचुरली नाइट्रोजन फिक्स कर देते हैं। अब नाइट्रोजन वो पेड़ के ऊपर गिर जाता है, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और काम हो जाता है। तो ये क्या है, नॉन सिम्बायोटिक। नॉन सिम्बायोटिक में जो आते हैं इसमें एक आता है एजोटोबैक्टर, दूसरा आता है एजोस्पाइरिलम। एजोस्पाइरुलम, ये जो एजोस्पाइरिलम है ये एल्गी है। तो यहाँ पर जो एजोटोबैक्टर है और एजोस्पाइरिलम है, ये बैक्टीरिया है। ये कौन सी बैक्टीरिया है, ये आते हैं एयर में, सॉरी एल्गी नहीं है, ये दोनों ही बैक्टीरिया है, ये भी बैक्टीरिया ही है। तो ये एयर के बैक्टीरिया है और ये एयर में नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। तो ये जो नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, ये तो नीचे जो भी उगा होगा वो ले लेगा। बस इतना है कि अगर नीचे लेग्यूम्स प्लांट हैं तो उनके यहाँ तो घर में खुद फैक्ट्री लगी है, राइजोबियम खुद बना रहा है, तो वो बोलेगा भाई हमें तेरी नहीं चाहिए। तो ये जो यूजुअली जो फ्री लिविंग है ये नॉन लेग्यूमिनस को सपोर्ट करते हैं, जैसे कि आपके गेहूं के फील्ड में है, व्हीट में है, राइस के फील्ड में है। तो ये यूजुअली जो नॉन लेग्यूम्स हैं, लेग्यूम्स उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्हीं के यहाँ कमी पड़ रही होती है। लेग्यूम्स के पास क्या होता है, वो अपनी रूट में छोटी छोटी गांठें बन जाती है, नोड्यूल्स फॉर्मेशन होता है जिसमें वो राइजोबियम को बसा लेते हैं, ये भी बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया ये जो राइजोबियम है वो उनकी रूट नोड्यूल में जाके नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो इस टाइप से ये सिम्बायोटिक हो गया। अब ये जो सिम्बायोटिक है उसको थोड़ा हमें ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इस पे दर क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं पहले देख लेते हैं, कि जैसे ये है लेग्यूमिनस प्लांट, ये है मीट है, मटर जो होता है अपना उसका प्लांट है। इसकी जो रूट है, अगर रूट को यहाँ पर देख लिया जाए तो रूट में इस टाइप की छोटी छोटी क्या होती हैं, नोड होती हैं, गांठें हो जाती हैं। तो ये जो नोड्यूल्स हैं, इन नोड्यूल्स को आप देखोगे तो इस टाइप की ये रेड कलर की होती है नोड्यूल्स। ये नोड्यूल्स में क्या होता है, ये जो रेड है वो क्या है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरियोरॉइड बोलते हैं इसे। बैक्टीरियोरॉइड क्यों, क्योंकि राइजोबियम की ओरिजिनल फॉर्म ना होगी, यहाँ एक लिक्विड टाइप की, एक सेमी सॉलिड टाइप की स्ट्रक्चर में आ चुका होता है वो। ये कैसे आता है, यहाँ पर वही दिखाने की कोशिश की गई है कि पहले कभी ये प्लांट की रूट होगी, जो बैक्टीरिया होगा, ये राइजोबियम होगा, वो आसपास कहीं होगा, बाद में वो रूट के अंदर इंटर कर जाता है और अंदर जाकर के कुछ सेलों में अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। अब ये यहाँ सेल के अंदर पड़ा पड़ा क्या करेगा, ये यहाँ एनवायरनमेंट की जो गैस है, क्योंकि गैस तो यहाँ पर भी रूट में भी होगी, तो इस गैस को में जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेगा और उसे कन्वर्ट कर देगा नाइट्राइट और नाइट्रेट में, जिससे प्लांट जो है ये जब इसमें कर देगा तो प्लांट जो है वो सेल से एब्जॉर्ब कर लेगा। और प्लांट इससे क्या देगा, देखो प्लांट ने इसको रहने के लिए सेल दे दी,
दूसरा प्लांट इसे फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि इसका रेड कलर क्यों है, इस पे भी कई बार क्वेश्चन आया। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, अगर तुम यहाँ प्लांट से बाहर निकाल के रख दोगे तो ये जिंदा तब भी रहेगा, लेकिन ये उस टाइम पे नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं करेगा, क्योंकि इसे नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम वर्क करता है ऑक्सीजन की एब्सेंसी वाली कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन में। और वो एनारोबिक कंडीशन के लिए इसे एक क्लोज कमरे में होना बहुत जरूरी है, और वो यहाँ सॉइल जो है वो प्रोवाइड कर, ये जो सेल है वो प्रोवाइड करवा देती है। इसके बाद भी इस सेल में कभी कभी थोड़ी बहुत ऑक्सीजन पहुंच ही जाती है। तो उसके लिए ये क्या करते हैं कि यहाँ पर एक केमिकल बनाता है, वो केमिकल का नाम है लैग हीमोग्लोबिन। इसे टर्म को याद रखना, या लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन अपने खून में होता है, जिसकी वजह से अपना खून लाल होता है, तो इसे बोल सकते हैं लेग्यूमिनस हीमोग्लोबिन या लैग हीमोग्लोबिन। इसकी वजह से ये कलर पिंक होता है। ये क्या करता है, जो लैग हीमोग्लोबिन है, जैसे आपका खून ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, जैसे अगर यहाँ पर कोई ऑक्सीजन भटका हुआ आ भी गया तो ये उसे पकड़ के रख लेता है, वो बैक्टीरिया के पास नहीं जाने देता है, जिससे वो प्रॉपरली सिंथेसिस कर पाए। तो यहाँ पर जो बायो फर्टिलाइजर है, ये जो राइजोबियम है, ये किसमें फिक्सेशन करता है, राइजोबियम करता है लेग्यूमिनेसी फैमिली के प्लांटों में, चाहे वो अकेसिया हो, केसिया हो, टिलोनेक्स रेजिया हो, सिसु। ये जो लेग्यूमिनेसी है उसमें आता है अकेसिया वाले, मतलब केसिया फैमिली है, म्यूमोसेसी है, पेपिलियोनेसी है, पेपिलियोनेसी, और एक फैमिली आते है सीजल पिनेसी, सीजल पिनेसी। तो इस टाइप से यहाँ सीजल पिनेसी है, मिमोसेसी और केसीसी में आ जाता है, और पेपिलियोनेसी। ये तीन सब फैमिली होती हैं जो लेग्यूमिनस फैमिली की एक बड़ी फैमिली के अंदर पड़ी होती है। तो राइजोबियम जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा वो इन्हीं तीन में करेगा। अब कौन कौन से प्लांट इसके अंदर आते हैं, वो जैसे सिल्वीकल्चर खत्म आएगा ये इसी मुद्दे पे अपन डिस्कस करेंगे। सिंपल से टॉपिक है, टिपिकल नहीं है, टेंशन नहीं लेने का इस मुद्दे पे। तो ये करेगा लेग्यूमिनस में कौन, राइजोबियम। तो अब जब लेग्यूमिनस को ये हेल्प कर रहा है तो नॉन लेग्यूमिनस का क्या, भाई इनके अलावा भी बहुत सारी फैमिली है, तो ये कहाँ भूखे नंगे मरेंगे। तो इसके लिए हम कैसे पकड़ेंगे दो लोगों को, एक तो है अपना फ्रैंकिया, और दूसरा ये जो एटमॉस्फेयर में बैक्टीरिया घूम रहे थे, एजोस्पाइरिलम एजोबैक्टर, वो, ये दोनों ही बैक्टीरिया है। अब ये तो है नॉन सिम्बायोटिक, क्योंकि एटमॉस्फेयर में घूम रहे थे। फ्रैंकिया है, वो है सिम्बायोटिक। वो किस में करता है, वो है कैजुराइना और एलनस में। ये जो कैजुराइना है और एलनस है, ये ऐसे एग्जाम्पल है जो कम से कम अभी तक 20 से 25 टाइम पूछे जा चुके हैं। ऑलमोस्ट हर पेपर में इनमें से एक ना एक आया ही है। क्योंकि देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन की जब भी बात आती है तो वहां पर आता है मुद्दा सिम्बायोटिक का, और सिम्बायोटिक का जब भी मुद्दा आएगा तो वहां पर सीधा सीधा कूद के जो पहला आदमी आता है वो आता है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो वही करेगा, और वो करेगा लेग्यूमिनस में। तो अब जब भी कभी मुद्दा आएगा कि भाई नॉन लेग्यूमिनस के साथ क्या होता है, तो फिर वहां पर जो बैक्टीरिया कूदेगा वो कूदेगा फ्रैंकिया, और फ्रैंकिया केवल दो के साथ ही करेगा। वो एक तो होता है कैजुराइना और दूसरा होता है एलनस। ये जो कैजुराइना है इसका पूरा फॉर्म क्या होगा, ये जीनस ले रखा है। कैजुराइना इक्विसेटिफोलिया होगा, एलनस का एलनस नेपेलेंसिस हो सकता है, एलनस का कोई और जीनस हो सकता है, वो और कोई स्पीसीज हो सकती है, बट ये दो बेसिकली यही रहेंगे। और तीसरे ये जो फ्री लिविंग का काम करेंगे वो कौन करेंगे, एजोटोबैक्टर एजोस्पाइरिलम। ये फ्री लिविंग ये भी नॉन लेग्यूमिनस को ही क्यों करते हैं, क्योंकि भाई जिसके घर में खुद खाना बन रहा हो, जो लेग्यूम्स हैं जिनके घर में खुद खाना बन रहा हो, वो बाहर थोड़ी भटकेंगे। तो ये तो नॉन लेग्यूमिनस हैं जो इधर उधर हाथ मारते रहते हैं, तो उन्हें ये तो मिल जाते हैं फ्री में, काम चल जाता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन, विच शो द सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन कौन शो करता है, तो अब यहाँ पर देखो, एजोटोबैक्टर नहीं करता, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलिज्म पानी में करता है, बोटुलिज्म इसका तो कोई मुद्दा ही नहीं है, पॉल्यूशन करता है। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टीरिया है, ये फ्री लिविंग है बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन सिंथेसिस करते हैं, लेकिन ये फ्री लिविंग है। सॉइल में भी ये टॉपिक है, वहाँ ज्यादा डिटेल करते हैं। यहाँ पर मुद्दा आता है अपना राइजोबियम का, तो अपना सीधा सीधा आंसर आ गया राइजोबियम। अब क्वेश्चन आता है कि राइजोबियम है क्या, फंजाई है, बैक्टीरिया है, लाइकेन है, एल्गी है। अरे तो राइजोबियम क्या है, अपना बैक्टीरिया भाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द सिम्बायोटिक बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकली इन लेग्यूमिनस पॉइंट, ये प्लांट लिखना चाहते होंगे। तो लेग्यूमिनस में सिम्बायोटिक जो एटमॉस्फेरिक के नाइट्रोजन है उसे सिम्बायोटिक कौन फिक्स करता है? तो यहाँ पर देखो एजोटोबैक्टर है, वो तो लेग्यूमिनस को कोई मुद्दा ही नहीं है इसके लिए, ये तो फ्री लिविंग है और लेग्यूमिनस इसकी लेंगे नहीं, क्योंकि भाई बाहर घूम रहा है ये तो, जब उनके घर में कौन बन रहा है, राइजोबियम खुद ही बना रहा है, तो एजोबैक्टर के पास क्यों जाएंगे? तो इसका अपना सीधा सीधा आंसर आ जाता है राइजोबियम। ये नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर है, ये सिम्बायोटिक नहीं है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे लेकिन ये सिम्बायोटिक में नहीं करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये अपनी बात हो चुकी है यहाँ पर। अब कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग, कौन सी ऐसी स्पीसीज है जो नाइट्रोजन फिक्स नहीं करती है? इसका मतलब ये है, ये सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो लेग्यूमिनस नहीं है। तो यहाँ पर जैसे अकेसिया, अकेसिया की जो फैमिली है वो आती है मिमोसेसी, मिमोसेसी। टलबर्जिया सिस्टुआ इसकी फैमिली है पेपिलियोनेसी। नीम की आता है मिलिएसी। और ल्यूसिना लिकोस्पेला है, ये भी सुबाबुल जो है इसकी भी आती है मिमोसेसी। तो ये मिमोसेसी है, पेपिलियोनेसी है और सिजल्पिनेसी, ये तीनों की तीनों किस्में आती हैं लेग्यूमिनस में, मतलब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगी। तो कौन नहीं करेगा? एजा डायरेक्टा इंडिका, नीम। यहाँ पर ऐसे एक क्वेश्चन है कि ये देखो जो कल्चर करते हैं हम एजोटोबैक्टर और एजियोस्पाइरिलम आर यूज फॉर क्रॉप फॉर न्यूट्रिशन। बोला है कि जो हम एजोटोबैक्टर और एजियोस्पाइरिलम का कल्चर करते हैं तो हम वो कौन सी क्रॉप के लिए करते हैं? तो भाई लेग्यूमिनस के ऊपर हम क्यों करेंगे, वो तो पहले से अपना खुद बना रहे हैं। तो हम इसे जो करते हैं वो केवल नॉन लेग्यूमिनस के लिए करते हैं। एक टाइप से हमारा ऑप्शन ये भी आता है कि हम लेग्यूम में भी कर सकते हैं, नॉन लेग्यूम में, दोनों को भी कर सकते हैं। बात ये इसमें दम है, क्योंकि भाई राइजोबियम में करेगा, लेकिन अगर हम उससे और सपोर्ट कर देंगे तो और बेटर ग्रोथ होगा। लेकिन अब इसमें कंफ्यूज इसमें मुद्दा बन सकता था कि ये करें या ये, लेकिन यहाँ पर सीधा महाराष्ट्र पीएससी ने सीधा आंसर ही दे दिया है कि भाई केवल हम नॉन लेग्यूमिनस में करते हैं, तो उसमें फिर अपने डिस्कशन का कोई मुद्दा ही नहीं बचता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लेग्यूमिनस ट्री फिक्सिंग नाइट्रोजन, अब मैंने नॉन लेग्यूमिनस में नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है? सीधा सा आंसर कूद के क्या आ गया, या तो कैजुराना आएगा या एलिनस आएगा। यहाँ पर भी ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीसीज, ये एलनस कूद आया, यानी कि या तो क्वेश्चन में आपको में कैजुराना आ जाता है या एलनस आ जाता है, दो ही स्पीसीज पॉपुलर है और वो यही पूछ लेंगे, या फिर आपसे फ्रेंकिया पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे फ्रेंकिया पे है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसोसिएट विद कैजुराना इन फिक्सेशन, कौन है कैजुराना से जो एसो है जो फिक्सेशन से रिलेटेड है, तो अपना क्या है, फ्रेंकिया। दूसरा है इन नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग, नॉन लेग्यूमिनस में नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन करता है? तो नॉन लेग्यूमिनस, ये बोला नॉन लेग्यूमिनस नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री, मतलब ऐसे ट्री जो नॉन लेग्यूमिनस है लेकिन नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। तो देखो नीम तो है ही नहीं, ये तो मिलियसी है, इसका तो कोई इशू ही नहीं है। यहाँ पर पढ़ चुके हैं कि एक तो कैचुराइना है और दूसरा एलनस है, तो ये दोनों ही करते हैं, दोनों में फ्रेंकिया होता है, तो अपना आंसर सी आ गया। यहाँ पर है नॉन लेग्यूमिनस सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग ट्री, बोला ट्री है नॉन लेग्यूमिनस है जिसमें सिम्बायोटिक है, मतलब सीधा सीधा कैचुराइना एलनस पे कूदा है। एग्जाम्पल ऑफ, ये क्वेश्चन इन्हें थोड़ा घुमाया, इनने बोला कि भाई एक एग्जांपल बता दो कि जो एक्टिनोराइजल है, एक्टिनो मतलब एक्टिव, राइजल मतलब रूट जोन प्लांट, विच कंट्रीब्यूट 50 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर, ऐसा ऐसे प्लांट का एग्जांपल बता दो जो 50 केजी नाइट्रोजन पर हेक्टर पर ईयर फिक्सेशन करता है, किसका, नाइट्रोजन का। तो अब इसका मतलब ये बोल रहा है कि प्लांट तो फिक्सेशन करते नहीं है, मतलब या तो वो लेग्यूम या नॉन लेग्यूम, नॉन लेग्यूम में दो कैजुराना और एलनस, और लेग्यूमिनस कोई प्लांट। तो यहाँ पर जितने भी हैं जैसे कि जाइलोकार्पस है, जिम्नोस्पर्मा है, ये जब इसमें अपन को सीधा कैजुराना मिल गया तो फिर इतना समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्या है, कैजुराना लगा और आगे निकल लो। तो यहाँ पर अपना जो मुद्दा था माइक्रोराइजा वाला पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है, राइजोबियम वाला पार्ट वो कंप्लीट हो चुका है। अब बचा अपना माइक्रो न्यूट्रिएंट का। देखो प्लांट को अपनी जो बेसिक लाइफ है उसको सस्टेन करने के लिए लगभग 30 से ज्यादा की मिनरल्स की जरूरत होती है, लेकिन ये 30 से ज़्यादा जो मिनरल्स हैं अगर इनमें से दो चार कम भी पड़ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि प्लांट के साथ समस्या खड़ी हो जाएंगी। प्लांट को
ये तो उस टाइम पे इशू यही चल रहा था कि आखिर प्लांट को कम से कम कितने मिनरल्स दिए जाने चाहिए कि प्लांट बिना डिजीज के सिम्टम्स शो किए वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली सरवाइव कर ले। तो इसके लिए कई लोगों के कुछ भी बहुत सारे इशू मैटर चल रहे थे, बहुत सारी अपनी अपनी थ्योरी चल रही थी, लेकिन इस पे जो सबसे अच्छा काम किया वो किया आर्नोन ने। आर्नोन ने क्या किया कि प्लांट को लिया और उनके लगभग 16 आर्नोन ने 16 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया। तो बोला अगर इन मिनरल्स में से हम अगर किसी को कम दे देते हैं या ज़्यादा दे देते हैं तो इसमें प्लांट में डिजीज के सिम्टम्स हो जाते हैं। स्पेसिफिकली अगर हमने उस किसी की सप्लाई कम कर दी तो वो प्लांट की जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है वो अफेक्ट होती है। तो जो 16 मिनरल्स को आर्नोन ने आइडेंटिफाई किया था उनको उन्होंने एक जो जिस क्राइटेरिया के बेस पे ये 16 मिनरल्स बताए थे वो क्राइटेरिया का नाम क्या है, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी। किसने बोला? आर्नोन ने। कब बोला? नहीं जरूरत। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ये क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी किसने दी, तो वो किसने दी? आर्नोन ने। अब मुद्दा यह है कि आर्नोन ने जो मिनरल्स बताए थे वो थे 16 मिनरल्स थे। मैं ये 16 का कॉन्सेप्ट क्यों बता रहा है, क्योंकि आज भी कई पुरानी बुक्स में इसके आंसर जो है आपको वो 16 ही मिलेंगे। लेकिन जैसे जैसे अपडेट हुआ है तो अब उनमें से एक मिनरल्स और जुड़ गया और वो जुड़ा है निकेल, Ni। तो आज के टाइम पे जो इसेंशियल मिनरल्स हैं वो एसेंशियल एलिमेंट है वो है 17। अब 17 के साथ इशू ये है कि या तो हमें 16 मिलेंगे या 17 मिलेंगे, तो जैसे जैसे मिल जाए उसके हिसाब से अपन को एडजस्ट कर लेते हैं। ऑप्शन में 16 या 17 में से एक होगा और अगर 17 है तो 17 ही लगाना है। तो इस इन्होंने जो एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया रखा तो उसके बेस पे ने दो टाइप के मिनरल की कैटेगरी की। एक टाइप के मिनरल्स को इन्होंने बोला कि ये वो मिनरल्स हैं जिनकी जो हमें प्लांट को जरूरत है वो उसके 10 मिली मोल पर केजी, जो एक केजी अगर प्लांट का ड्राई मैटर ले लो तो उसमें इनकी जो मात्रा है वो 10 मिली मोल से ज्यादा है। जिनकी ज्यादा है उन्हें बोलते हैं अपन मैक्रो न्यूट्रिएंट या मैक्रो मैक्रो एलिमेंट या मैक्रो न्यूट्रिएंट। और जो 10 मिली मोल से कम है उन्हें को बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट या ट्रेसर एलिमेंट। तो इनके लिए टर्म यूज किया जाता है ट्रेसर। अब यही जो मिनरल्स हैं इनको यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में है, इसको आपको एक बार रट्टा मार लेना। रट्टा भी किसको मारना है? आपको मारना है मैक्रो न्यूट्रिएंट को। मैक्रो में एक तो सीधे हैं CHO, NPK। CHO तो सिंपल से हैं और NPK आप अक्सर सुनते रहते हो। अब यहाँ पर हमें याद रखना है केवल तीन को, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। अगर आपने ये तीन याद रख लिए तो इससे हेल्प क्या हो जाती है कि आपको ये याद है कि मैक्रो तो आपने याद कर लिए, तो जो भी बकाया के बचे वो सबके सब क्या है? माइक्रो। खत्म काम। इतने से क्या हो जाता है, गुंताड़े से अपना काम निकल जाता है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो आईसीआर वाले हैं उनको ये माइक्रो भी याद कर लेना है, क्योंकि आईसीआर में क्या होता है कि वो कई बार क्वेश्चन में वहां पर सॉइल साइंस के भी एक्सपर्ट होते हैं एक्चुअली। तो वो कई बार क्या होता है कि ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट पूछा जाएगा उसमें मैक्रो नहीं होंगे, उसमें कुछ अदर भी डाल दिए जाते हैं बाहर के। तो इस केस में वहां बहुत ध्यान देने की जरूरत है। तो उन्हें दोनों ही याद रखना है और राजस्थान वाले केवल मैक्रो कर लें, बका के माइक्रो से काम चल जाता है अपना। तो यहाँ पर अपना जो सॉइल वाला पार्ट था ये खत्म हो गया।